हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम जो देश की बड़ी घटनाएं होती हैं और विदेशों में बहुत सी जो घटनाएं और ख़बरें होती हैं उनके पीछे की खबर लाने की कोशिश करते हैं, और अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं जिनसे हम आपको रूबरू कराते हैं ताकि आप ख़बरों की गहराई समझ सकें। इस वक्त पूरे देश में NRC, CAA और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR इस पर चर्चा है। पूरे देश में एक तरह से प्रोटेस्ट हैं, ख़ास तौर पे छात्र स्टूडेंट जो हैं वो सड़कों पर हैं, और उसके अलावा समाज के सभी लोग। मुझे एक साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, जो आज ही सुबह हमने इंटरव्यू सैटरडे सुबह की को जो इंटरव्यू चलाया है जनाब वजाहत हबीबुल्ला साहब का, उन्होंने एक बात बहुत दिलचस्प कही है कि मैं बहुत खुश हूँ इससे कि सारे मुल्क के सभी लोग, सभी मज़ाहिब के लोग मुत्तहिद हो गए हैं, और ये इत्तेहाद की एक हवा, इस यानी एक बुराई में से भी एक अच्छाई पैदा हुई है। इस वक्त मेरे साथ हैं वदूद साजिद साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरे मुल्क की सियासत पर नज़र रखते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल यूपी में हो रही है, और उसके अलावा जो बदले की सियासत का जो एक रास्ता ख़ास तौर पे बीजेपी ने जिस तरह से दिखाया है मुल्क में, और उसके अलावा जो सूरत हाल बन रही है, वो उस पर मैं चर्चा करूँगा। वदूद साजिद साहब, आपका वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि ये क्या सूरत हाल बन रही है मुल्क भर में, और पार्टियों के बीच में जो रस्साकशी और बदले की भावना जिसे कहते हैं रिवेंज, और रिवेंज का लफ्ज़ एक हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर ने इस्तेमाल भी किया है, और वो बहुत ही ख़तरनाक अंदाज में किया है। बग़ैर कानूनी प्रक्रिया को फॉलो किए किसी को सज़ा देना, ये पहला वाक़या है इस आज़ाद हिंदुस्तान का जो यूपी के चीफ मिनिस्टर ने रिवेंज की बात कही है। आप बताइए वदूद साजिद साहब, आप इसे सबको कैसे देख रहे हैं? देखिए, बदले की सियासत जो है ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की इस्तिलाह है, और ऐसा नहीं है कि ये हमारे मुल्क में पहली बार हो रहा है। बहुत पहले से बदले की सियासत होती रही है, लेकिन वो बहुत ही खामोशी के साथ होती थी, बहुत सबर अंदाज से होती थी, और बहुत आहिस्ता आहिस्ता होती थी, और उसमें भी कानून का सहारा लिया जाता था। अब जो कुछ हो रहा है, बदले की सियासत खुले तौर पर हो रही है, गुंडागर्दी के साथ हो रही है, इंतहाई ख़तरनाक किस्म के अंदाज और अल्फाज के साथ हो रही है, और उसमें कानून वानून सब एक तरफ रख दिया गया है। जी। अब ना कानून का एहतराम है, ना आइन का। तो जब ऐसे में कि जब आप जो चुना हुआ चीफ मिनिस्टर है वो बदले का लफ्ज़ इस्तेमाल करे जी, और वो भी कहाँ, जहाँ फ़िरक़ावाराना किस्म की कोई कशमकश चल रही हो। जी। अब ये जो मुल्क भर में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, इसको मुजाहरे करने वाले पूरी दुनिया सब ये कह रहे हैं कि इसका कम्युनल कोई एंगल नहीं है। जी। लेकिन बीजेपी चूँकि उसके ख़िलाफ़ मुजाहरे हो रहे हैं तो वो इसको कम्युनल एंगल दे रही है। एक तरफ खुद कहती है कि हमने कम्युनल एंगल से CAA पास नहीं किया है जी, और मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जब जो सबसे ज़्यादा खौफज़दा इसमें कोई एस्पेक्ट है और कोई एंटिटी है तो वो मुसलमान है। जी। तो जब वो प्रोटेस्ट करते हैं तो वो कहते हैं ये सब कम्युनली कलर्ड प्रोटेस्ट हैं। तो आप खुद करें तो वो कम्युनल नहीं, दूसरा कोई करे वो कम्युनल। जी। एक तो मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर की बात करता हूँ, जिस तरह उन्होंने प्रोटेस्ट कहाँ नहीं हुए, आज़ाद हिंदुस्तान में कितने प्रोटेस्ट हुए, हज़ारों हो चुके, और उसमें एक ज़माने में बीजेपी ही सारे प्रोटेस्ट करती थी पूरे मुल्क में जब तक हुकूमत में नहीं थे। जी हाँ, और लाखों करोड़ों बल्कि अरबों की इमलाक का नुकसान हो चुका है। जी। आप दूर ना जाइए, बहुत करीब देखिए, हरियाणा में जो एक ख़ास बिरादरी है हिंदुओं में, उसने किस कदर उठापटक मचाई, जाट आरक्षण का जो मामला था और जाट रिजर्वेशन का, जी। और हज़ारों लाखों करोड़ों की इमलाक का नुकसान हुआ जी, अब पूरे रास्ते बंद कर दिए थे उन्होंने, तो बहुत ही गैर मामूली था वो, और क्या क्या नहीं किया उन्होंने। जी। तो वहाँ कोई आपने कम्युनल एंगल नहीं दिया, वहाँ कोई बदले की बात नहीं कही, वहाँ कंपनसेशन की कोई बात नहीं कही, और बावजूद इसके कि हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का सख्त फैसला था, स्ट्रक्चर थे कि आप कंपनसेशन इनसे लें, फसादियों से, लेकिन आज तक आप नहीं ले सके। लेकिन यूपी में जो प्रोटेस्ट हुए
मुजफ्फरनगर में जिस तरह मजालिम हुए प्रोटेस्टर्स के ऊपर, जी, 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 जी। आपने फौरन वहाँ ऐलान कर दिया चीफ मिनिस्टर ने। भाई ऐसे वीडियो आए हैं कि रात में पुलिस ने घर में सोते हुए लोगों पर हमला किया जी हाँ। और उनके साथ कुछ गुंडे किस्म के लोग थे जिन्होंने ये कह करके धमकी दे करके गए हैं कि इस घर को खराब मत करना, अब ये हमारा है, आप यहाँ से चले जाओ। जी हाँ। इस हद तक जुल्म हो रहे हैं और चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो बदले की भावना कहाँ से, जबकि खुद पुलिस के इन्वॉल्व होने की वीडियोस मौजूद हैं। क्या मोटरसाइकिलें और कारें भी हिंदू और मुसलमान हो गई, इस हद तक जुल्म किया है। जी आप अपनी बात तो चीफ मिनिस्टर की ज़बान से जो लफ्ज़ निकला हाँ। कि बदला लिया जाएगा, मैं उसी वक्त समझ गया था और मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहा भी था जी, जी, कि अब आप देखिए यूपी के लोगों पर क़यामत और अजाब अब नाज़िल होगा। जी। तो उनकी तो रात की नींद और दिन का चैन सुकून गारत है। जी। कोई कारोबार नहीं हो रहा है। जब चाहते हैं किसी भी स्टेट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नेट बंद कर देते हैं जी। और उसके बाद पुलिस क्रैकडाउन होता है। मैंने अभी आज ही सुना मुजफ्फरनगर के एसएसपी साहब मुस्लिम इलाके में जाकर फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हें ये CAA पसंद नहीं है तो पाकिस्तान जाओ। जी जी जी। और गली वालों से ये कह रहे हैं कि मैंने ये गली देख ली है और जब मैं एक बार गली देख लेता हूँ तो भूलता नहीं, नानी याद दिला देता हूँ। जी जी जी। ये SSP यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो IPS का इम्तिहान देकर जाते हैं पास करके, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की कसम खाते हैं, ये उनकी लैंग्वेज होनी चाहिए। लेकिन चूंकि जब जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, जो सरबराह है, जब उन्होंने उसकी ज़बान सुन ली कि उनके मुंह से बदला लफ्ज़ निकला, तो आके पुलिस भी यही कर रही है। नंबर 1, ये बहुत ख़तरनाक रुझान है। अब आप देखिए कि बदले की भावना से काम यूपी में चीफ मिनिस्टर योगी ने पहली बार नहीं किया है, बल्कि वो जो इनके आका हैं नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब, वो भी यही काम कर रहे हैं 2014 से। उन्होंने तो खुले तौर पे कहा था कि हम भारत को कांग्रेस मुक्त बना देंगे। जी 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 जी। बल्कि बाद में तो ऐसा लगता है कि विपक्ष मुक्त करने की कोशिश है। दरअसल वो कांग्रेस मुक्त नहीं बनाना था, वो विपक्ष मुक्त बना था, जैसे आपने कहा। और उसके बाद फिर बहुत से दानिश्वरों ने कहा कि हमें ये खतरा है कि ये मुस्लिम मुक्त बनाना चाहते हैं। जी जी। और ये सारे इक़दाम उसी की तरफ जा रहे हैं। तो बदले की भावना इतनी ख़तरनाक हद तक खुलकर बेशर्मी के साथ, और ये बेशर्मी इसलिए इख्तियार की जा रही है ताकि पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, एजेंसी सबको एक मैसेज पहुंच जाए जी कि हाँ हमें अब ये करना है। मैं आपको ज़रा दूसरी तरफ लेके चलना चाहता हूँ। जी जी। ये बदले की जो सियासत है, इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण, शानदार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसका रुख दूसरा है, कम्युनल एंगल नहीं है, लेकिन है वो भी ख़तरनाक। मैं अभी आंध्र प्रदेश के कई इलाकों से आया हूँ, तो विजयवाड़ा जो इस वक्त आंध्र प्रदेश की प्रपोज्ड राजधानी है, इससे पहले हैदराबाद हुआ करती थी। तो जो चंद्रबाबू नायडू, जिनको टेक्निकल गुरु कहा जाता है, और उन्होंने बाकायदा एक टेक्निकल सिटी आबाद कर दी है, साइबर सिटी। और साहब इनके जो ससुर थे NT रामाराव, वो भी बड़े दबंग किस्म के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश में बहुत काम किया, यानी अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश। तो हैदराबाद को बहुत कुछ दिया गया। अब जब ये तेलंगाना बन गया तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हो गई और आंध्र प्रदेश बगैर राजधानी के हो गया। लिहाजा ये तय पाया कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती यानी विजयवाड़ा को बनाएंगे। विजयवाड़ा से मिला हुआ एक इलाका है अमरावती, और आपको जाना पड़ता है कृष्णा बैराज से होकर। ये एक बहुत तारीखी बैराज है जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, बहुत खूबसूरत है, बहुत लंबा है। तो आप देखिए कि चंद्रबाबू नायडू ने इस बैराज पर जो इसके खंभे हैं बड़े बड़े मोटे मोटे, बहुत ही खूबसूरत किस्म की लाइट्स लगा दी थी। तो मुझे वहाँ के कई लोगों ने बताया कि यहाँ गैर मुल्की सयाह खूब आते थे। उससे क्या हुआ कि जो छोटे छोटे खांचे लगा के लोग खड़े हो जाते हैं, उनका कारोबार फल फूल गया। तो लोग वहाँ से ले जाते थे यादगार के तौर पर। अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं इस वक्त, वो IS राजशेखर रेड्डी के बेटे हैं। वाई एस राजशेखर रेड्डी कांग्रेस के बहुत मकबूल लीडर थे, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। उनका एक हेलीकॉप्टर हादसे में इंतकाल हो गया था। तो अब इनके बेटे को, जो खुद करप्शन में कई महीनों तक जेल में रहे, अब उनके बेटे को 175 में से 151 सीटें मिल गई हैं। जिस तरह यूपी में
404 में से 319 बीजेपी को मिली हैं, यानी योगी आदित्यनाथ को। जी जी। तो आप देखिए कि ये मैं पब्लिक के लिए भी कह रहा हूँ कि जब आप बिल्कुल आंख बंद करके आप इस कदर मेजॉरिटी दे देते हैं तो आप दरअसल आप जो है डिक्टेटर बनाने और पैदा करने के कसूरवार होते हैं। जी 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 जी। तो जगन मोहन रेड्डी का सुनिए आप। मुझे बताया लोगों ने कि चूंकि वो लाइट्स चंद्रबाबू नायडू ने लगवाई थी और चंद्रबाबू नायडू का किया हुआ कोई काम उन्हें पसंद नहीं है, बदले की भावना से उनके सारे किए हुए काम मिटा रहे हैं, लिहाजा वो लाइट्स हटवा दी गई जैसे हैं। हमारे यूपी में मुलायम सिंह और उनके बीच में होता था, जी जी, मायावती के। के। जी जी जी। तो वो लाइट से हटवा दी गई है। मतलब ये छोटी बात है। हाँ। कोई लाइटें हटवाता है, रोशनी जहाँ दी गई हो। जी जी जी। आप क्या करेंगे? और वो भी सरकारी पैसे से ही तो थी, सरकारी पैसे, वो किसी का और पर्सनल। और उससे आमदनी बढ़ी। उससे गैर मुल्कों में आपकी जो टूरिज्म है वो बढ़ा। तो वो लाइटें हटवा दी गई हैं। मैं गया उस जगह, बिल्कुल अंधी जगह हो गई है। और जो बेचारे छोटे मोटे लोग कारोबार कर रहे थे वो सब भाग गए हैं। बताइए। ये तो एक छोटी सी मिसाल है। अब एक बड़ी मिसाल सुनिए। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी, प्रपोज राजधानी है विजयवाड़ा, जो कई साल से जिस पे काम चल रहा था, अब अचानक एक फैसला आता है कि अब विजयवाड़ा में राजधानी नहीं रहेगी। अच्छा। बल्कि उससे 347 किलोमीटर दूर एक जगह है विशाखापट्टनम, वहाँ सेक्रेटरिएट जाएगा। ज़रा गौर से सुनिएगा। विजयवाड़ा से 347 किलोमीटर दूर, यानी कि 7.5 घंटे की कार की ड्राइव का रास्ता। वहाँ तो रहेगा सेक्रेटरिएट। राजधानी और असेंबली रहेगी विजयवाड़ा में। अच्छा। और विजयवाड़ा में जो इस वक्त हाई कोर्ट है वो जाएगी करनूल में, जो विशाखापट्टनम से 691 किलोमीटर है। यानी एक राजधानी पूरे बटे हुए छोटे स्टेट के बाद भी अलग अलग शहरों में टुकड़े टुकड़े बढ़ जाएगी। अब आप देखिए कि असेंबली 347 किलोमीटर दूर सेक्रेटरिएट से, और हाई कोर्ट 691 किलोमीटर दूर उससे असेंबली से, और 700 कुछ किलोमीटर दूर सेक्रेटरिएट से। यानी मुसलसल ये जो एमएलएज होंगे ये हवाई जहाज़ों में उड़ते फिरेंगे रोजाना। अब आप नहीं, ये तो एमएलए की बात हुई। लेकिन एक बात बताइए कि खुदा मान लीजिए कोई असेंबली में कोई कानून पास हुआ और उसने किसी आम आदमी को जद पहुंचाई। अब आम आदमी हाई कोर्ट जाना चाहता है। अब वो यहाँ से फ़ौरन भागेगा 691 किलोमीटर दूर। फिर दिल्ली से वहाँ आंध्र प्रदेश सेक्रेटरिएट में कोई काम है, वो हाई कोर्ट से वहाँ भागेगा 347 किलोमीटर दूर। आम लोगों के लिए बहुत मुसीबत है, परेशानी। अच्छा, वजह क्या बताई? इन्होंने एक कमेटी तश्कील दी थी जिसने ये रिपोर्ट दी है कि चंद्रबाबू नायडू ने और उनके लीडर्स ने बहुत सारी बेनामी जायदादें खरीद ली हैं। उस ज़मीनें 1.5 लाख करोड़ की ज़मीनें खरीद ली हैं। और साहब बहुत बड़ा करप्शन हुआ है। मेरी नज़र में तो ये कोई करप्शन नहीं है। उन्होंने पैसे से खरीदी है। अगर गलत पैसे खरीदी हैं आप उनके खिलाफ केस कीजिए और मुकदमा चलाइए, वो वापस कराइए, प्रॉपर्टीज। लेकिन इतने सालों से जो राजधानी का काम चल रहा है और जो किसानों से हुकूमत ने ज़मीनें खरीदी हैं, जी जी जी, अब वहाँ परसों किसानों का प्रोटेस्ट था। और परसों ही जगन मोहन रेड्डी अपनी कैबिनेट के साथ इस रिपोर्ट पर मीटिंग करने वाले थे। तो मालूम है आपको क्या हुआ? वही हुआ जो कश्मीर में 370 के वक्त हुआ। पूरी अपोजिशन को नज़रबंद कर दिया गया, पूरी अपोजिशन को। मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं कह रहा हूँ। आंध्र प्रदेश का जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, जो मैं कल हवाई जहाज़ में पढ़ता हुआ आ रहा था, बड़ी तफसील से उसमें लिखा है कि द इंटायर अपोजिशन वाज अंडर हाउस अरेस्ट। ये एक नई ट्रेंड दी है। कश्मीर से शुरुआत। और देखिए कल जुमा भी था तो वहाँ ये CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट की भी कॉल थी जी। तो लेकिन पुलिस ने कहा कि नहीं, हमें प्रोटेस्टर से कोई ख़तरा नहीं है। तो जो मस्जिदें थी उनके आसपास पुलिस नहीं थी, बल्कि जो रोड कृष्णा बैराज को जा रहा था, चूँकि कृष्णा बैराज के बाद वो अमरावती है, शुरू होता है, तो कृष्णा बैराज को, उसमें लिखा है अखबार में कि कृष्णा बैराज पे परिंदे तक को उड़ने की इजाज़त नहीं थी। और तमाम अपोजिशन हाउस अरेस्ट। तो जब बदले की सियासत का जज्बा पैदा होता है तो इंतहाई अहमकाना फैसले होते हैं।
अब आपने 175 सीटों में से 151 सीटें जगन मोहन रेड्डी को दे दी, जो अभी निस्बतन नौजवान लड़का है, जिसका कोई तजर्बा नहीं है, जो खुद करप्शन के केसेस में कई महीने जेल में रहा। आज वो अपने अपोजिशन से इतना डरा हुआ है कि जिसके पास 25 सीटें भी नहीं हैं, 24 सीटें हैं। 24 सीटों वाले अपोजिशन से इतना डरा हुआ है कि राजधानी ही बदल रहा है, क्योंकि ये राजधानी उन्होंने प्रपोज की थी। तो बदले की जब सियासत हो जाती है काज़मी साहब, उससे यही अंदाज होता है कि पॉलिटिशियंस अगर अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त नरेंद्र मोदी हुकूमत, योगी हुकूमत, ये कम्युनली जो रिवेंज की बात हो रही है, इसके कितने नुकसान होंगे। तो ये मैं आवाम से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इस पर सोचें। जी, मैं वो जो एक बात आपने कही कि आवाम जो भरपूर मैंडेट देते हैं, मैंडेट पर तो बहुत बार शक जाहिर किया जा चुका है। इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम की शिकायतों पर कुछ काम नहीं किया, तो इसलिए बेचारे आवाम तो खुद शायद एक दूसरे को देख करके शर्मिंदा होते होंगे और ये सोचते होंगे भाई मैंने तो वोट नहीं दिया था, आपने शायद वोट दिया था, तीसरे आदमी ने किसी वोट दिया था। जब ऐसी हुकूमत हो जिस पर सैकड़ों कंप्लेंट होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई ना की हो, तो शायद पब्लिक भी पूरी तरह से उतनी जिम्मेदार नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो बदले की भावना के साथ हुकूमतें चलाना और मुल्क और अपने स्टेट के भलाई ना सोचना, सिर्फ अपनी सियासत सोचना, ये एक बहुत ही ख़तरनाक ट्रेंड है। और मैं समझता हूँ इससे आवाम के जो पेट की रोटी है, 2 रोटी, वो भी छिन रही है। वो ऐसी छिनेंगी कि मुसलसल आपका जो पैसा जो आपकी भलाई में खर्च होना था, हेल्थ पर खर्च होना था, एजुकेशन पर खर्च होना था, सड़कों पर, बाकी और फैसिलिटीज़ पर, वो सब ये बिल्डिंगें कभी ये राजधानी यहाँ बदलेगी, कभी वहाँ बदलेगी। बहुत मुमकिन है अगला चीफ मिनिस्टर आए, वो कहीं अपने गांव के आसपास कहीं लेके जाए। तो ये एक बात मैं इसमें और अर्ज कर दूं। अच्छा, हाँ, आंध्र प्रदेश की जो पॉपुलेशन है, वो 4,79,00,000 है, 4.79। तो अब इन फैसलों से तमाम ये 4,79,00,000 लोग परेशान हो रहे हैं। जी बिल्कुल, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपोजिशन प्रोटेस्ट कर रही है। लेकिन आपने क्या किया, जिस तरह कश्मीर में 370 के वक्त तमाम सब अपोजिशन को आपने फोर्स के ज़रिए कंट्रोल कर लिया, इसी तरह आंध्र प्रदेश में हुआ, इसी तरह पूरे मुल्क में हो रहा है। लेकिन एक बहुत खूबसूरत और अच्छी बात यह है, काज़मी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जो इलेक्शन प्रोसेस है उस पर बहुत सारे सवालात उठे। और आप देखिए बदले की भावना, यानी आदमी किस हद तक चला जाता है। 3 इलेक्शन कमिश्नर हैं इस वक्त, उनमें से दौरान इलेक्शन, यानी ये जो लोकसभा का भी इलेक्शन हुआ है, उसमें तीनों इलेक्शन कमीशन बैठते थे शिकायतों पर गौर करने के लिए। और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो शिकायत आती थी, उसमें 2 इलेक्शन कमिश्नर उनको क्लीन चिट देते थे और 1 इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा उस पर अपना डिसेंट नोट लगाते थे। लिहाजा आज अशोक लवासा, उनका बेटा, उनकी बीवी, उनकी नानी, दादी, सास, ससुर, सब पे ईडी के नोटिस सबको गए हुए हैं। जी। आज उनका एक आर्टिकल भी है इंडियन एक्सप्रेस। अब ये हुकूमत की एजेंसियां सियासी लोगों के कहने पर क्या क्या करती हैं, ये भी बहुत कुछ सामने आ रहा है। एक अच्छी बात ये हुई है कि लोकसभा के इलेक्शन के बाद, इस इलेक्शन के बाद, बीजेपी एक के बाद एक स्टेट हारती जा रही है। जहां नहीं हारी और किसी वजह से तिगड़म लगा के सरकार बना ली, वहां बहुत कमज़ोर पिच पे है। और जिसने साथ दिया है, अगर वो हट जाए, 2-4 एमएलए भी हट जाएं, सरकार गिर जाएगी। झारखंड आपके हाथ से चला गया और महाराष्ट्र हाथ में आया हुआ चला गया। जी बिल्कुल। तो ये पब्लिक है, ये ज़रूर सबक सिखाएगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि बदले की भावना से जो सियासत करेगा वो खुद भी बाकी नहीं रहेगा। जाहिर है। बहुत बहुत शुक्रिया वदूद साजिद साहब, आपने बहुत ही गहराई से जो मुल्क के अंदर सियासत में तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं उसके बारे में, और ख़ास तौर पे ये जो बदले की भावना, चाहे वो कम्युनल हो या पॉलिटिकल हो या कोई और वजह हो, वो मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रही है। ये बहुत ही ख़तरनाक ट्रेंड है। मुझे आपसे आखिर में फिर गुजारिश करनी है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक करें, ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।